हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी आप लोगों के लिए हाजिर हूं लेकर। अगर मेरी ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आपके अपने सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। सिग्नेचर आप लोग जानते होंगे इसका कितना महत्व है हर जगह पर। तो कभी कभी हम अपनों पर कुछ ज़्यादा विश्वास करते हैं और जहाँ नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पर साइन कर देते हैं। तो आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारी कहानी को शेयर कीजिएगा। आरती जी आज बहुत उदास थी। बहू से कुछ कहा सुनी हो गई थी। ये तो रोज़ की बात थी, अक्सर दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती थी किसी न किसी बात को लेकर, कहीं घर के काम को लेकर तो कहीं पोते को लेकर तो कहीं किसी बात को लेकर। दोनों में अक्सर कहा सुनी हो ही जाती थी। उनका बेटा प्रदीप कभी माँ को समझाता तो कभी पत्नी को समझाता, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को सही मानती थी और इस वजह से दोनों ही उनकी बात नहीं समझती थी और अक्सर दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती रहती थी, जिसकी वजह से अक्सर प्रदीप भी परेशान रहता था। पर आज उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और आरती जी का मूड बहुत ख़राब हो गया था। उन्हें लग रहा था कि वो जो है यहाँ अपने बेटे के पास रहती हैं, तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि उनकी बहू उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गलत सुनाती रहे। और वो बड़ी हैं, कम से कम उसे कुछ तो उनका आदर करना चाहिए। तो वो ये सारी बातें मतलब सोच रही थी और ये सोचकर उन्होंने आज एक डिसीजन लिया था। वो आज कमरे में गुस्से में लेटी हुई थी। वो बाहर नहीं निकली और ना बहू उन्हें बुलाने आई कि हाँ माँ जी चलिए चाय पी लीजिए या चलिए खाना खा लीजिए। तो वो गुस्से में लेटी हुई थी। शाम को उनका बेटा प्रदीप आता है। वो जैसे ही घर में घुसता है और तो उनकी पत्नी चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि माँ जी का तो रोज़ का है, रोज़ का ये मुंह बनाए रहती हैं, रोज़ मुंह फुलाए रहती हैं और कोई इनका कितना केयर भी करे पर इनको लगता है कि हाँ हम लोग हमेशा इनको परेशान ही करते हैं। तो प्रदीप ने अपनी पत्नी से पूछा क्या हुआ आज, फिर क्या तुम दोनों में बहस हो गई क्या? तो इस पर उनकी पत्नी कहती है आज क्या अक्सर ही हम लोगों की बहस होती रहती है, माँ जी समझना ही नहीं चाहती हैं और अब वो यहाँ पर रह रही हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो अपने मनमानी करेंगी और मैंने कुछ बोल दिया उसी पर आज गुस्सा हो गई हैं। तो प्रदीप हाथ मुँह धोते हैं और इसके बाद वो आरती जी के पास उनके रूम में जाते हैं और कहते हैं माँ क्या हुआ, कुछ तबीयत नहीं सही है क्या? तो इस पर आरती जी कुछ नहीं बोलते, कहती नहीं मेरी तबीयत ठीक है, गुस्से में बोलती हैं। तो इस पर प्रदीप कहते हैं तो चलो उठो ना, खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो उठकर खाना खा लो। तो इस पर आरती जी गुस्से में कहती मुझे नहीं खाना है, तुम अपना खाना जाकर खाओ, अपनी पत्नी के साथ खाओ, मुझे नहीं खाना है। तो इस पर वो उनसे कहता है कि माँ उठिए, चलिए देखिए जो है अपनी पत्नी को कहता है कि वो बहुत अच्छा डिश बनाई है, चलिए मुझे भी भूख लगी है, आज पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। तो इस पर वो गुस्से में कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे घर का खाना क्या पानी भी नहीं पीऊँगी और मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं अपने गांव के घर चली जाऊंगी, तुम लोग यहाँ आराम से रहो और तुम्हारी पत्नी को मेरे आने से यहाँ पर कष्ट हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पर आराम से रहो और मैं अपने गांव के घर चली जाऊंगी। तो इस पर वो कहता है कि माँ वहाँ जाकर क्या करोगी, अकेली कैसे रहोगी? तो उनकी आरती जी कहती हैं कि मैं जो है चाहे जैसे रहूं, मैं रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ और तुम मुझे मेरे घर भेजाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जो है वहाँ पर अकेले रह लूँगी लेकिन मैं यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी। तो उनका बेटा कहता है कि
आप अकेले वहाँ पर हैं, जब तक बाबूजी थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको अकेले कैसे वहाँ पर छोड़ दूँ। तो इस पर आरती जी कहती हैं कि तुम्हारी बीवी के रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े और तानों से तो अच्छा है कि मैं वहाँ पर अकेले रह लूँ। मुझे अब ये रोज़ की किचकिच नहीं अच्छी लगती, मैं इस रोज़ की किचकिच से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो इस पर उनका बेटा थोड़ी देर अपनी माँ का चेहरा देखता है, प्रदीप, और कहता है कि माँ, पर मैंने तो वो घर बेच दिया। वो धीरे से ये बात कहता है। तो इस पर आरती जी के मुंह से निकलता, क्या बिना मुझसे पूछे तुमने मेरा घर बेच दिया? तो इस पर उनकी आंखें भर आती हैं। वो अपने बेटे से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे पुरखों का घर बेच दिया और एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तुम्हें पावर दिया है, इसका ये मतलब नहीं तुम उसका मिसयूज़ करो। और मैंने जो है, तुमने मुझसे कहा था कि माँ सिर्फ जो है मैं प्रॉपर्टी की मुझे देखभाल करनी है, इसलिए मुझे ये पावर चाहिए, तो मैंने इस वजह से तुम्हें पावर दिया था। लेकिन मैंने तुमसे ये आशा बिल्कुल नहीं किया था कि तुम मेरा घर बेच दोगे। तो इस पर उनका बेटा प्रदीप कहता है कि माँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, अगर मैं घर ना बेचता तो मैं जो है मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे घर बेचना पड़ा मजबूरी में। और फिर वहाँ पर अब कोई रहता भी नहीं, हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। तो वहाँ का घर ऐसे ही पड़ा था, धीरे धीरे वो गिर जाता। गाँव का घर था, ना किराए पर उठा सकते थे ना कुछ, तो इस वजह से मैंने वो घर बेच दिया और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और तो इस पर आरती जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि एक बार मुझसे पूछा तो होता, तुमने मुझसे साइन कराया, मुझे लगा कि तुम्हारा कोई कागज़ है किस चीज़ से, मतलब तो मैंने उसको पढ़ा नहीं और उस पर सिग्नेचर कर दिया। लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही विश्वासघात नहीं करना चाहिए था बेटा। मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और तुमने आज मेरे पुरखों का घर बेच दिया। तो इस पर प्रदीप थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वो अपनी माँ से कुछ बोलता नहीं, उनके कमरे से उठकर चला आता है। पर आरती जी को जब ये पता चलता है कि उनके बेटे ने उनका घर बेच दिया, उनका वो घर जो उनके पुरखों का घर था, जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, जिस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उनके पति की यादें जुड़ी हुई हैं, उनके सास ससुर की यादें जुड़ी हुई हैं, वो घर उनके बेटे ने आज बेच दिया। वो बहुत दुखी हो गई थी, वो रो रही थी और वो अपने घर को याद कर रही थी। उन्होंने उस घर में अपना सब कुछ लगा दिया था, तिनका जोड़कर वो घर बनवाया था। उन्हें आज भी याद था कि जब वो पहली बार उस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो एक छप्पर का घर था, जहाँ पर उनके सास ससुर और उनके पति और वो बड़े प्यार से रहते थे। उस घर में उनका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। उनके सास ससुर बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। उस टाइम पर भी वो अपनी बहू का बहुत केयर करते थे और उनके पास छप्पर था, वो चारों जन उसी छप्पर में बहुत खुश थे। धीरे धीरे आरती भी बहुत समझदार थी। वो उनके पति टीचर की जॉब करते थे, वो अपने पति का पूरा सहयोग करती थी। वो नई नवेली दुल्हन थी, इसके बावजूद वो घर का पूरा ध्यान रखती थी और जब भी उन्हें खेतों में भी कोई काम हो तो खेतों में भी जाकर काम करती थी। घर का खर्चा वो बहुत संभाल कर चलाती थी, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने कुछ धनराशि इकट्ठा की और उनके पति ने जो है अपना घर बनवाना शुरू किया। इसी बीच उनके दोनों बच्चों का जन्म हुआ। बड़ा बेटा पहले बड़े बेटे का जन्म हुआ, फिर बेटी का जन्म हुआ और वो उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना घर भी बनवा रहे थे। जैसे भी उनके पास थोड़ी सी बचत होती, वो सबसे पहला काम अपना घर बनवाते। धीरे धीरे उनका एक पक्का अच्छा घर बन गया और जो है फिर वो लोग उसमें रहने लगे। आरती जी ने उस घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था, बहुत प्यार से सजाया था। वो उनके सपनों का घर था और इस तरह जो है वो अक्सर मतलब जब उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए और उनकी गृहस्थी बहुत खुशहाल थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। और जब उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए तो बेटी की उन्होंने शादी कर दी। वो उसके हस्बैंड अमेरिका में रहते थे तो वो लोग अमेरिका चले गए। बेटे का भी जॉब लग गया और वो यहाँ पर शहर में आकर बस गया।
इधर सास ससुर की उनकी देहांत हो गई। आरती जी उनके हस्बैंड वहाँ पर अकेले रह गए। बेटा भी शहर आकर बस गया। वहाँ पर उसने अपना ज़मीन लिया और एक अपना घर बनवा लिया। वहाँ पर वो अपनी जब इसकी बेटे की शादी हुई प्रदीप की, तो वो अपनी पत्नी और पत्नी के साथ वहाँ पर रहने लगा। तो अक्सर जब कभी छुट्टी होती या कुछ होता तो बेटे और बेटी दोनों जब घर आते हैं छुट्टियों में, तो आरती जी के और उनके हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अकेले रह रहे थे और पोते पोतियाँ भी हुए। तो वो लोग जब आते तो उनके घर में रौनक सी छा जाती थी। वो लोग खुश थे कि चलो बच्चे अपनी अपनी जगह पे खुश हैं और जो है वहाँ पर बच्चे खुश हैं, यहाँ पर ये लोग खुश हैं। लेकिन धीरे धीरे शायद होने को कुछ और मंजूर था और इनके आरती जी के पति का देहांत हो गया। यहाँ पर आरती जी एकदम अकेली पड़ गई। अब वो अक्सर घर में अकेली रहती, परेशान रहती, तो अपने बेटे को फ़ोन करती। तो बेटा अक्सर पहले छुट्टियों में आ जाता था, लेकिन फिर उनके बेटे को प्रदीप को भी दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो जो है मतलब माँ को अपने साथ लेकर चलते हैं। और ये बात जब उसने अपने पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी को थोड़ा बुरा लगा कि वो इतने सालों से अकेले रह रही हैं, अब माँ जी आ जाएंगी तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा उनकी लाइफ में। तो जब प्रदीप उन्हें समझाता है अपनी पत्नी को कि माँ जी को वहाँ से ले आते हैं और वहाँ का घर बेच देते हैं, तब उनकी पत्नी भी और वो बताता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे वहाँ का घर बेचना पड़ेगा। इस वजह से माँ को तो लाना ही पड़ेगा। तो इस पर उनकी पत्नी भी सोचती है चलो ठीक है, वहाँ का घर बिक जाएगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। उनके पति को प्रॉब्लम कारोबार मतलब उनके पति को जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो आरती जी को वो लोग यहाँ पर ले आते हैं और आरती जी भी खुश होती हैं कि चलो अकेले अब तक वो रह रही थी, उन्हें पोते पोतियों का साथ नहीं मिल रहा था, कम से कम वो अब बहू के पास रहेंगी और बहू के साथ वो बड़ी खुश रहेंगी क्योंकि बच्चे होंगे, बच्चे उनके साथ खेलेंगे। जहाँ पर वो अब तक अकेली रह रही थी कि कम से कम वो बच्चों के साथ रहेंगी तो उनका मन भी बहला रहेगा। इस वजह से वो खुशी खुशी अपने बेटे के घर आती हैं। पर जब वो यहाँ पर आती हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी अपनापन नहीं लगता। बहू हर चीज़ में उन्हें टोकती रहती है, अरे माँ जी ये गंदा मत कीजिए, आप नहीं जानती घर कितनी मेहनत से बनता है। माँ जी ये चीज़ देखिए, घर में ये चीज़ ख़राब हो रहा है, आप अपना कमरा सही करके रखिए, ये चीज़ें जो है नहीं गंदा लगता है, कोई आ जाता है। तो उन्हें उस घर में अपनापन नहीं फील हो रहा था। लेकिन वो फिर भी वो ये सोच कर मन मार कर रह रहे थे कि हाँ बेटे बहू का घर है, वो तो बात एक ही है और उन्हें कितना दिन ही जीना है और जब तक वो रहेंगी बेटे बहू के साथ रहेंगी। पर छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर बेटे और बहू और सास में लड़ाई हो जाती थी। अक्सर उनकी बहू जब कोई चीज़ टोक देती तो उन्हें बुरा लगता और वो बोल देती कि हाँ वो बड़ी हैं, वो इतना समझती हैं, उनका भी घर था, वो बहुत प्यार से रखती थी और उनका घर भी गांव में है, वैसे ही बना है। तो अगर उन्होंने इतने अच्छे से ना रखा होता तो आज वो वैसे ही ना अच्छा खासा खड़ा हुआ होता। अक्सर दोनों लोगों में बहस हो जाती थी, पर आज बहस कुछ ज़्यादा बढ़ गई, जिस पर आरती जी से वो नहीं बर्दाश्त हुआ और ये बहस तो उन्हें अपनी बहू की बातें तो नहीं बर्दाश्त हुई, लेकिन आज जो उनके बेटे ने दर्द दिया है वो दर्द उनसे असहनीय था, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकती थी कि उनका बेटा उनका घर, उनका सपनों का घर बेच देगा। वो बहुत परेशान थी। वो बेटी को फिर उन्होंने सोचा मैं ये बात बेटी से बताऊंगी तो बेटी भी शायद बेटे को समझाए और वो मेरा घर मतलब किसी तरह वापस आ जाए। तो इस वजह से अपनी बेटी को लगातार फ़ोन किए जा रही थी, बेटी के पास बार बार फ़ोन कर रही थी, पर उधर से कोई आंसर नहीं आ रहा था, बेटी फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो सोची कि वो बेटी कहीं बिजी होगी, पर वो लगातार फ़ोन किए जा रही थी। अंत में उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा क्या है माँ, जब जानती हो एक बार मेरा फ़ोन नहीं उठा तो बार बार आप क्यों फ़ोन करती हो, और क्या आपकी बार बार अगर मैं बिजी हूँ तो मैं आपकी बार बार फ़ोन करने से मैं आपका फ़ोन उठा नहीं लूँगी, मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले है। तो वो इस पर अपनी बेटी से कहती हैं, थोड़ा रुआसी रहती, कहती गुड्डी सुन ले बेटा, मेरी बात तो सुन, तो बाद में गुस्सा कर लेना। पर उनकी बेटी अपने बोलती चली जाती है खुद अपनी बातें।
तो जब वो उनकी आवाज़ थोड़ी भर्राई हुई होती है तो उनकी बेटी जब सुनती है तो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, रोज़ का तुम्हारा रहता है और तुम्हारे पास काम ही क्या है माँ, जो है तुम और भाभी रोज़ लड़ाई करोगी और रोज़ जो है तुम भाभी की बुराई मुझसे करोगी और रहना तुमको उन्हीं के साथ है और मुझसे ये सारी बातें मत कहा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इस पर आरती जी कहती बेटा मेरी लड़ाई नहीं हुई है, सुन मेरी बात तो सुन ले, भैया ने तेरे मेरा घर बेच दिया। तो इस पर उनकी बेटी कहती है तो क्या हुआ माँ, सब कुछ तो भैया का है और भैया ने मुझे बताया था उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि गुड्डी मैं क्या करूं, तो इस पर मैंने भी कहा था कि आप कहीं से इंतज़ाम देख लो क्योंकि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं उस घर को बेच दूं, तो मैंने भी कहा हाँ बेच दो, माँ पापा तो रहे नहीं पर माँ वहाँ पर अकेली क्या करेंगी रह कर, तो अपने पास ले आओ और घर बेच दो। तो भैया ने मुझसे बताया था और मुझसे बताने के बाद ही वो घर बेचा था। माँ तुम भी क्या फालतू की बातें करती रहती हो, तुम घर लेकर के अपने साथ जाओगी। तो इस पर आरती कहती नहीं मैं घर लेकर, मैं तो सब कुछ यहीं पर छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा बेटा, लेकिन वो घर मेरे सपनों का घर था, मेरे पुरखों का घर था और आज जब मेरे बेटे ने उसे बेच दिया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का कोई अंग निकल गया हो। तो इस पर उनकी बेटी कहती है तुम माँ कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो और ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली होकर सोचो, सब कुछ तो भैया कहा, आज वो परेशानी में थे, अगर उन्होंने बेच दिया तो इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया और तुम इतना कौन सा बड़ा इशू बना रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है और तुम भी अरे भाई के साथ रहो, क्यों ये वहाँ पर अकेले रहना चाहती थी। ठीक है बिक गया तो बिक गया, ये कहकर उनकी बेटी वो कुछ और नहीं बोलती हैं और कहती ठीक है बेटा कोई बात नहीं, और वो ये कहकर वो फ़ोन काट देती हैं। आज वो बहुत उदास रहती हैं, रात में उनको नींद नहीं आती है, किसी तरह वो सोने की कोशिश करती हैं। उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है, अपने पुरखों की ज़मीन बिक जाने का उन्हें बड़ा अफसोस होता है। वो अफसोस करती हैं कि वो उस दिन को कोसती हैं जब उन्होंने अपने बेटे के नाम पावर किया था और जब उनके बेटे ने उनसे साइन कराते हुए कहा माँ ये एक फॉर्म है इस पर साइन कर दो, और उन्होंने बिना पढ़े उस फॉर्म पे साइन कर दिया था। तो उन्हें इस सब चीज़ों का बहुत दर्द हो रहा था। वो सोच रही थी आज मैंने जिस पर विश्वास किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। किसी तरह वो सोने की कोशिश करती हैं। सुबह जब प्रदीप उठता है तो देखता है घर में बहुत सूनापन होता है, क्योंकि सुबह रोज़ आरती जी उठकर चाय अपना बनाती हैं, वो अपने लिए भी बनाती हैं, बेटे के लिए भी बनाती हैं, और अक्सर वो अपने बेटे को चाय देती हैं। सुबह सबसे पहला चाय उनके बेटे को अपनी माँ के हाथ का मिलता है। तो वो सोचता है कि आज क्या हुआ, क्या माँ अभी तक गुस्सा है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि माँ नहीं उठी क्या। तो उनकी पत्नी कहती है गुस्सा है, मुँह फुलाए पड़ी होंगी, वो आज नहीं उठेंगी और तुम्हें ज़्यादा फिक्र है तो जाकर देखो ना। तो इस पर वो जाता है अपनी माँ के कमरे में और वो अपनी माँ को बुलाता है। वो अपनी माँ के आगे कान पकड़ कर खड़ा होता है कि माँ सॉरी। उसे भी गिल्टी फील होती है कि उसने अपनी माँ को नहीं बताया। तो वो कहता माँ सॉरी गलती हो गई, पर मुझे बहुत ज़रूरत थी, आप मेरी परेशानी को समझो। वो बोलता जा रहा था पर उधर से कोई आंसर नहीं आ रहा था। आरती जी सो रही थी, वो बार बार माँ को बुला रहा था, माँ चलो चाय पियो, मुझे भी आज चाय बना के दे दो। पर आरती जी एकदम निर्जीव सी पड़ी हुई थी। तो वो जब बहुत देर बुलाता है वो सोचता है माँ शायद ज़्यादा गुस्सा है। तो इस वजह से वो जब अपनी माँ को हिलाता है तो जैसे ही वो अपनी माँ को हिलाता है उनका शरीर निर्जीव रहता है। और प्रदीप देखता है कि उनकी माँ ने अपनी अंतिम सांस ले ली है। वो अपनी पत्नी को बुलाता है कि यहाँ आओ, देखो माँ अब हमारे बीच नहीं रही। तो सब रोने लगते हैं। प्रदीप को भी कष्ट होता है कि जो है आज उसकी वजह से उसने अपने माँ के साथ धोखा किया। उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उसने आज बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से आज उसकी माँ उसका साथ छोड़कर चली गई। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, और क्योंकि उसकी माँ जा चुकी थी। और फ्रेंड, तो मेरी ये कहानी सिग्नेचर यहीं पर समाप्त होती है। कहते हैं ना कि हमें जब अपने धोखा देते हैं तो वो धोखा असहनीय होता है।
हम दूसरों की बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरों के दिए हुए धोखों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ख़ास हमारा धोखा हमें देता है और ख़ासकर हमारे बच्चे अगर हमें इस तरह का कोई धोखा देते हैं तो वो असहनीय होता है। और यही हाल आरती जी के साथ हुआ। तो फ्रेंड्स, हम जर ज़मीन ये सारी चीज़ें हमारे पुरखों की होती है, और अगर हमारे पुरखे अगर हमें खुशी से देते, हमारे बड़े अगर हमें खुशी से देते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह धोखा करके आज आपने अगर अपने माँ बाप के साथ धोखा किया तो कल आपके बच्चे भी आपके साथ धोखा करेंगे। और अगर आपने धोखे से वो ज़मीन बेच भी ली या धोखे से आप लोगों ने उनसे साइन करा भी लिया तो वो पैसा आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखा करने से पहले एक बार ज़रूर ये सोचें कि आज अगर हम इनको धोखा दे रहे हैं तो कल हमारी पीढ़ी हमें भी धोखा देगी। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हमारे जो पुरखे होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, उनका एक लगाव होता है अपने ज़मीन से, और उनके आशीर्वाद के साथ आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, और अगर मुझे ये ज़मीन बेचने से मुझे ये चीज़ें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो लोग तुरंत समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं, तो वो तुरंत कह देंगे, लेकिन वो खुशी खुशी कहेंगे, वो अपने आशीर्वाद के साथ कहेंगे, तो वो पैसा आपके लिए बरकत साबित होगा। लेकिन अगर आपने धोखे से ये सारा काम किया तो ये पैसा आपका डूब जाएगा, आपका पैसा किसी भी काम में नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप अपनों के साथ धोखा मत कीजिए। एक ज़मीन के लिए या पैसे के लिए प्लीज़ आप अपनों के साथ धोखा मत कीजिए। और कल कहते हैं ना, कल युग आ गया तो इस पर विश्वास ख़त्म हो रहा है, तो प्लीज़ अपना विश्वास बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कहानी सिग्नेचर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैंने ये कहानी कैसे लिखी, क्योंकि ये कहानी मैंने एक सच्ची घटना पे लिखी हुई है और ये घटना मेरे आँखों के सामने घटी है। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इस कहानी में मैं पूरी अच्छाई और सच्चाई लेकर आऊँ। और ये चीज़ जब मैंने देखा तो मुझे सच में बहुत कष्ट हुआ। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए प्लीज़। मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों से ही कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरा साथ हमेशा देते हो। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोगों को सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है।